अब हम अपने स्टडी को, जो कि forces and factors that led to the European that led to East India Company uh, as an emergent power in Indian context को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो हम अब तक देख चुके हैं कि बंगाल में और ये प्लासी और बक्सर के युद्ध तक कैसे इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी था एक टेरिटोरियल पावर के रूप में उभर कर सामने आया और एक कंटेंडर हो गया इंडियन पावर में, इंडियन स्टेट्स के समक्ष एक कंटेंडर हो गया इंडियन पावर, इंडियन सोवरेनिटी को हस्तगत करने के लिए। 1782 से 1772 ईस्वी तक ये एक इम्पोर्टेंट इंडियन पावर हो गया। और डायरेक्टर्स और इसके डायरेक्टर्स जो इंग्लैंड में थे और जो ऑफिशियल जो इंडिया में थे, वे अपना कंट्रोल कंसोलिडेट करने के लिए पूरा प्रयत्न किए और पूरा एक न्यू राउंड ऑफ जो कन्क्वेस्ट होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए। सबसे पहले तो ये साउथ में इनका अटेंशन गया, बंगाल के बाद फिर इनका साउथ में इनका अटेंशन गया। साउथ में चूँकि जो इंडियन जो मुग़ल स्टेट तो इस समय तक इंटायरली कोलैप्स कर चुका था। साउथ में सबसे पहले ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद से हाथ मिलाए और हैदर अली जो मैसूर का था उसके अगेंस्ट में ये युद्ध लड़ना चाहे, लेकिन हैदर अली मद्रास काउंसिल को फोर्स कर दिया एक पीस ट्रीटी साइन करने के लिए। उसके अनुसार एक पीस ट्रीटी साइन करने के लिए बाध्य कर दिया। उसके बाद ये मराठा से 1775 ईस्वी में इनका युद्ध शुरू हुआ। एक इंटेंस स्ट्रगल ऑफ जो पावर होता है वो मराठा और इनके बीच शुरू हो गया। मराठा इस समय इन्फेंट पेशवा थे माधवराव सेकेंड, जो कि नाना फडणवीस के द्वारा लीड किए जाते थे। नेतृत्व उनका था नाना फडणवीस का और रघुनाथ राव का। तो ये दो फैक्शन था ये मराठा में, रघुनाथ राव और नाना फडणवीस, जो कि और माधवराव का, जो कि नाना फडणवीस जिनके ट्रूप को लीड करते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल जो है बॉम्बे में रघुनाथ राव के बिहाफ पे इंटरवीन करना चाहे ये मराठा अफेयर्स में। इस तरह से ये अपने कंट्रीमैन के एक्सप्लॉइट्स जो इससे पहले जैसे कि वो कर चुके थे सिराजुद्दौला के समय बंगाल के केस में, उसी तरह से यहाँ भी ये किए। लेकिन और इनको ये स्टेप एक लॉन्ग वार मराठा के साथ लॉन्ग वार में ही इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन ये डार्क आवर था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि मराठा सरदार इतने पावरफुल थे इस समय और वे आपस में सामंजस्य उनमें था और वे पावरफुल थे। उनका जो स्पिरिट ऑफ जो इंडिपेंडेंस था वो उन पर हावी हुआ करता था, जिसके कारण वो किसी भी पावर के समक्ष अपने आप को समर्पण नहीं कर सकते थे। तो मराठा के बीच तो मराठा से युद्ध का मतलब ही होता था कि इंग्लिश को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मूव अपनाना पड़ा। जो जितने भी सारे चीफ थे वे पेशवा के अंतर्गत के नेतृत्व में थे। मराठा में जो चीफ मिनिस्टर जो नाना फडणवीस था उनके नेतृत्व में जो साउथर्न इंडियन पावर्स था। और दूसरी तरफ एक तरफ तो कि मराठा का ये प्रेजेंस, ये मराठा का इंडिपेंडेंस मूड और जो कल्ट था इंडिपेंडेंस का उनमें, और उसके बाद जो उनका कम्बिनेशन था
तो एक तो ये हर्डल था इंग्लिश को मराठा को कैप्चर करने में, मराठा को ओवर पावर करने में। सेकेंडली था कि इंडियन पावर्स अंदर जैसे कि मैसूर हो गया और कर्नाटक हो गया, निजाम हुआ हैदराबाद का, तो ये अंदर ही अंदर एक प्लानिंग रच रहे थे। ये रिसेंट करते थे, ब्रिटिश को रिसेंट करते थे, तो ये देखे कि एक अच्छा मोमेंट है ताकि हम इन पर इंग्लिश पर हम अपना धावा बोल दें। तो इस तरह से जो ब्रिटिश था वो पावरफुल कम्बिनेशन ये ब्रिटिश फेस किया युद्ध में, ब्रिटिश को फेस करना पड़ा युद्ध में पावरफुल कम्बिनेशन जो कि मराठा, मैसूर और हैदराबाद का था। और थर्ड था कि जो अमेरिका में वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो लूजिंग एक तरह से इसमें भी लूजिंग था कि वो एक कॉलोनी को लूज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और जहाँ पर पीपुल 1776 में रिवील कर दिया था। और चौथा कारण था कि फ्रेंच का डिजाइन, फ्रेंच एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे कि इनके डिजाइन को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। तो इस तरह से उनके डिफ़िकल्टी को, ब्रिटिश के डिफ़िकल्टी को वे एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे फ्रेंच। तो इस तरह का एक परिस्थिति उत्पन्न हो गया था जिसके कारण कि ब्रिटिश के लिए डार्क टाइम था। लेकिन ब्रिटिश इस समय इनर्जेटिक जो होता है, इनर्जेटिक गवर्नर जनरल से जो वारेन हेस्टिंग था उसके नेतृत्व में था, और वे फर्म रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन के साथ कदम उठाए। कोई भी साइड विक्ट्री, पूर्ण रूपेण विक्ट्री किसी साइड को नहीं मिला, और ट्रीटी ऑफ सालबाई के द्वारा 1782 ईस्वी में पीस कंक्लूड किया गया, पीस लाया गया, समझौता हुआ, और जो कि ये एक्सेप्ट कर दिया ब्रिटिश को कंबाइंड पोजीशन ऑफ जो पावर थे, इंडियन पावर्स थे, उससे ये सेव कर दिया। अब फर्दर हम देखते हैं, फर्दर ये जो वार है ये हिस्ट्री में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के नाम से जाना जाता है, जो कि नाइदर साइड ओन द विक्ट्री और ईस्ट साइड रिस्टोर्ड द टेरिटरी, जो कि पहले ऑक्युपाई किया हुआ था उनका टेरिटरी, तो रिस्टोर कर दिया गया है। ये मराठा को ये इंग्लिश को एक पीरियड दिया ताकि ये 20 साल का ये डिफरेंस है, 20 साल इसके बाद युद्ध नहीं हुआ था, तो ये ब्रिटिश को एक पीरियड दिया अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए। ब्रिटिश इस पीरियड को यूटिलाइज किया अपने आप को बंगाल प्रेसिडेंसी पर रूल को कंसोलिडेट करने में, जबकि मराठा चीफ्स जो थे जो अपना एनर्जी फ्रीटर्ड किए, बहाए अपने म्यूचुअल स्क्वैबल्स में, मतलब कि आपसी झड़प में ये लोग अपना एनर्जी बर्बाद किए। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है एक तरफ, और दूसरी तरफ ट्रीटी ऑफ सालबाई में ऐसा प्रोविज़न था कि जो मैसूर था, मतलब ब्रिटिश एग्जर्ट किया मैसूर पर प्रेशर का कि मराठा उनके टेरिटरी को, हैदर अली से टेरिटरी को रिकवर करने में मदद करेंगे। तो इस तरह से अगेन ब्रिटिश इंडियन पावर को डिवाइड करने में सक्सेसफुल हो गया। बीच में ऐसा हुआ ड्यूरिंग द मीनवाइल हैदर अली के साथ फिर युद्ध स्टार्ट हो गया। हैदर अली के साथ फिर युद्ध स्टार्ट हो गया 1780 ईस्वी में। अपना जो एर्लियर एक्सप्लॉइट था हैदर अली रिपीट किया, और एक के बाद एक डिफीट इंग्लिश आर्मी पर देते गया, और बहुत ही कर्नाटिक में, और उनको सरेंडर करने में, लार्ज नंबर में उनको सरेंडर करने में उनको बाध्य किया, और जल्दी ही वो इंटायर कर्नाटक को ऑक्युपाई कर लिया। वारेन हेस्टिंग इस समय क्या किया कि ब्रिटिश आर्म्स और डिप्लोमेसी अगेन काम किया यहाँ पर, कि वारेन हेस्टिंग्स निज़ाम को ब्राइब कर दिया
गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को ब्राइब किया सेसेशन ऑफ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से, दैट मीन्स कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को निजाम को दे दिया और एंटी ब्रिटिश अलायंस से उसका विड्रॉल मांगा। ऐसा हो गया और ये मराठा के साथ पीस बनाया 1781-82 में। तो इस तरह से उसका जो ये पीस दो पावर के साथ बनाया, तो इससे ऐसा हुआ कि एक लार्ज पार्ट ऑफ आर्मी फ्री हो गया हैदर अली से लड़ने में। और आयरकूट सिचुएशन ऐसा आया कि आयरकूट हैदर अली को डिफीट कर दिया। जो उसका ब्रिटिश आर्मी का जो कमांडर था वो आयरकूट, वो हैदर अली को डिफीट किया पोर्टो नोवो पे डिफीट करने के बाद, और उसके बाद मद्रास को सेव किया। हैदर अली के डेथ के बाद फिर टीपू सुल्तान आया। टीपू सुल्तान फिर भी मैचिंग पावर था। इंग्लैंड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्सेज और टीपू सुल्तान का फोर्सेज, ये मैचिंग पावर था, जिसमें कि दोनों में कोई भी साइड एक दूसरे के ऊपर विक्ट्री नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से ये ऐसा हुआ कि मराठा और मैसूर दोनों में बोथ साइड, मतलब कि ये करना पड़ा कि बोथ साइड को जितना जो टेरिटरी था जीता हुआ था, वो बोथ साइड एक दूसरे के टेरिटरी को रिस्टोर कर दिया। लेकिन थर्ड ब्रिटिश इनकाउंटर जब मैसूर के साथ हुआ, तो वो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्रूटफुल था। ये 1784 ईस्वी का जो 1784 ईस्वी का जो पीस था, वो जो स्ट्रगल का जो ग्राउंड था वो रिमूव तो नहीं किया था टीपू और ब्रिटिश के बीच में, ये पोस्टपोन जरूर कर दिया था स्ट्रगल को। तो आगे ऐसा हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अथॉरिटी थे वे इंटायरली हॉस्टाइल थे, इंटायरली अगेंस्ट थे टीपू के अगेंस्ट में। वे उसको एक फॉर्मिडेबल राइवल के रूप में देखते थे ये साउथ में, और चीफ ऑब्स्टेकल मानते थे जो कि स्टैंड करता था कंप्लीट डोमिनेशन ओवर साउथ इंडिया। ब्रिटिश के कंप्लीट डोमिनेशन ओवर साउथ इंडिया का एक चीफ ऑब्स्टेकल कौन था? टीपू था। टीपू जबकि दूसरे पार्ट पे उसको इंग्लिश को डेंजर मानता था एक कि अपने इंडिपेंडेंस के लिए, और साथ साथ में ये एम्बिशन नर्स करता था टीपू कि इंग्लिश को इंटायरली इंडिया से हम एक्सपेल कर दें। तो फिर चूँकि दोनों के बीच एनिमिसिटी अभी बना ही हुआ था, तो फिर और एक तो एनिमिसिटी बना हुआ था और दूसरा वार ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जितना भी जो वार हो रहा था, ये वार ऑफ अपॉर्चुनिटी हो रहा था, एक दूसरे के अवसर पर हो रहा था, और एक दूसरे से कुछ न कुछ ये होना था, एक प्रोसेस हो गया था ये वार होना इनके बीच। तो वार फिर ये शुरू हो गया 1789 में। टीपू डिफीट हुआ 1792 में श्रीरंगपत्तम के ट्रीटी से ये अपना जितना हाफ ऑफ जो टेरिटरी था वो सीट कर दिया, और 330 लाख रुपया ये दे दिया। इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।